भी तो सितंबर में छुट्टी करा देनी थी IMF को, हम उनके सामने खड़े हो जाते थे। IMF की छुट्टी करा देंगे, पाकिस्तान की छुट्टी करा रहे थे आप तो। मैं इनको जरूर याद दिलाना चाहता हूँ, बड़े बड़े लीडर्स ने कहा हम इस IMF प्रोग्राम को काट देंगे, ये हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर हमला है। पाकिस्तान से इमरान खान आपकी नजर में बड़ा होगा, हमारी नजर में बड़ा नहीं है। आप IMF की बातें हमको सिखाते हैं। ये हुकूमत कमजोर तरीन हुकूमत है, इसका मतलब कि सरमायाकारी नहीं होगी, हमारी मैशत सुकड़ती जाएगी, कीमतें ऊपर जाएंगी। ये IMF ने रिपोर्ट दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज़ बीट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाज़ ज़ैदी। शो की मुस्तकिल मेज़बान पारस जहांज़ेब की छुट्टी की वजह से शो की मेज़बानी मेरे ज़िम्मे। नाज़रीन, पाकिस्तान में सैलाब की तबाहकारियाँ और सियासी लड़ाई साथ साथ जारी है। सियासी नफ़रतें हर चीज़ पर इस कदर हावी दिखाई दे रही हैं कि सैलाब जैसी आफत जिसमें लोगों के घर उजड़ गए हैं, माल मवेशी बह गए हैं, लोग सड़कों पर पनाह लेने पर मजबूर हैं, ऐसी सूरत हाल में भी सियासतदान कौम को मुत्तहिद करने के बजाय अपनी अपनी सियासी दुकान चलाने में मसरूफ़ हैं। इमरान खान साहब हैं कि जलसे मुलतवी करने को तैयार ही नहीं हैं। आज भी उन्होंने फैसलाबाद में इंतखाबी जलसा किया है। वो मुसलसल ख़ुद को दीवार से लगाए जाने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ऐसी सूरत में यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि एक ऐसे वक्त में जब मुकदमात के बावजूद उनको गिरफ़्तार नहीं किया गया, अदालतों से भी उनको रिलीफ मिल रहा है, तो फिर उन्हें दीवार से किस तरह लगाया जा रहा है। आज के शो में हम तफसील से इसके ऊपर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब हमें ज्वाइन करेंगे। सीनियर सियासतदान शेख वक़ास अकरम भी हमारे साथ मौजूद हैं और मुस्लिम लीग नून से साबिक़ सेनेटर निहाल हाशमी भी आज शो का हिस्सा हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ निहाल हाशमी साहब आपसे कर लेता हूँ। सर, ये बताएँ कि मुल्क में सैलाब से मुतासरा इलाकों में रिलीफ का काम जारी है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सैलाब से मुताल्लिक़ आगाही तेज़ी से फैल रही है। आपको लगता है कि जिस स्पीड से काम हो रहा है ये चंद माह में मुकम्मल हो जाएगा और सैलाब मुतासरीन की आबादकारी और इंफ्रास्ट्रक्चर इसकी बहाली का काम शुरू हो पाएगा, चूँकि नुकसान तो हमें बहुत ज़्यादा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद साहब जितने मैंने देखे हैं सैलाब मुतासरीन और वो इलाके ज़मीनी तौर पे भी हेली से भी देखा है, तो मैं समझता हूँ कि अभी 2 से 3 माह तो लगेगा पानी को। बहुत सारे देहातों में ज़मीनों पे पानी है तो उसको निकालने में हर जगह मोटर पम्प्स या हर जगह वो निकासी का वो हाल नहीं है। मगर रिहेबिलिटेशन में ज़्यादा वक्त लगेगा, इसमें सालों लगेगा। ख़ास करके जो बलूचिस्तान के पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो बिल्कुल तबाह हो गया। वहाँ पे रोड भी बह गया, इंसान भी बह गया और इंसान का घर और माल मवेशी भी बह गए। तो जितना किया जा रहा है उससे बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है। ये रियासत का एक नुकसान है, ये ना हुकूमत का नुकसान है, ना ये अपोजिशन का नुकसान है, ना सियासी जमात, ना इदारे। ये मुन हैसुल कौम, हमारी पूरी कौम का एक नुकसान है, इंसानियत का नुकसान है। इसमें हमें सिर्फ एक ही चीज़ होना चाहिए, हमारा मजहब इंसानियत हो। हम किसी सियासी पार्टी में हो, किसी सूबे में हो, किसी वफाक में हो, हमें इससे कोई सरोकार नहीं होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ अगर कौम एक होकर खड़ी होगी तो इंशाअल्लाह इस चैलेंज से हम निपट सकते हैं। मगर अगर कौम को तफरीक किया गया तो ये मसाइल हमारे आगे ज़्यादा बेहतर बढ़ जाएंगे और उससे सबसे ज़्यादा नुकसान उनको होगा, सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुए, और हमें भी होगा, क्योंकि हमारे पास तरसील नहीं हो सकेगा वक्त पे मैदान से खेत से फार्म तक जो भी अजनास हैं, हमें तरसील नहीं हो सकेगा। वो सारी चीज़ जो एक शहर से ये इंटर प्रोविंस ट्रांसपोर्टेशन है, ये बहुत सारी दुश्वारियां हैं, मगर उसको हम काबू पा सकते हैं। नहीं तो निहाल हाशमी साहब के एक कौम बनने में रुकावट क्या है? आप लोगों को रोक कौन रहा है कौम को एक कौम बनाने के लिए? इसमें रुकावट क्या पेश आ रही है? देखिए रुकावटें जो माजी में हमने जो बोया है वो कुछ हम काट रहे हैं। जो हमने हमारे मुख्तलिफ सियासी तौर पे भी, मजहबी तौर पे भी, इलाकाई तौर पे भी, रीजनली भी, हमने जहाँ जो कुछ बोया है वो तकसीम करने का काम हमने किया था माजी में। हमारे इदारों ने जो किया हो, सियासतदारों ने, हमने तकसीम किया। वो तकसीम जो है ना वो हमें रोक रही है। हमें चाहिए कि हम तकसीम को छोड़ दें, हम आगे बढ़ें।
क्योंकि पाकिस्तान से सब कुछ है। पाकिस्तान ने हमेशा रहना, हमारी बच्चों के लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए, तो हमें एक अच्छा पाकिस्तान देना चाहिए। और हमें सीख लेना चाहिए कि तकसीम से हमें बड़ा नुकसान हुआ है, तकसीम से हमें फ़ायदा नहीं हुआ। अगर हमें फ़ायदा हुआ होता तो आज हम इस हाल को ना पहुँचते। तकसीम से हम माशी तौर पर, माशरती तौर पर, इंफ्रास्ट्रक्चरल, ये बात दुरुस्त है कि कौम अगर तकसीम होगी तो फिर नुकसान तो फिर अल्टीमेटली सबका ही होगा ना। लेकिन निहाल हाशमी साहब, इस वक्त सिंध सबसे ज़्यादा मुतासर है। मंझर झील से पानी बाहर निकलना शुरू हो गया है, FP बंद टूटने का खतरा है और दाद नवाबशाह शदीद खतरात का दो चार हैं। इससे मजीद नुकसान भी हो सकता है। आप समझते हैं कि वफाकी और सिंध हुकूमत इस सूरत हाल के लिए तैयार है, या बस सिर्फ आप अल्लाह ही के रहमो करम पर हैं, अल्लाह ही हाफिज़ है बस? अब नहीं, ये तैयार है। मैं 4 रोज़ पहले नवाबशाह गया था, उसके ग्रिड स्टेशन पे भी जाता रहा मैं। शहर में, पूरा शहर में घुटनों घुटनों पानी था, जो उसके मेन रोड्स हैं। अब नवाबशाह का अलमिया यह है कि वहाँ से पानी निकालने का पूरा निकासी का निज़ाम नहीं है, और ज़मीन बने तालाब की तरह बनी हुई, दोनों तरफ ऊंचाई है। तो मैं ये समझता हूँ सिंध गवर्नमेंट भी कोशिश करिए, वफाक की गवर्नमेंट भी करिए, और हम यहाँ मत भूलें, हमें नहीं भूलना चाहिए उन इदारों को जो काम कर रही हैं। जो मैं किसी एक इदारे का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितनी डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट NGOs हैं वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। मुखय्यर हजरात वहाँ पे काम कर रहे हैं, वॉलंटियरली वहाँ पे बड़ा काम हो रहा है, और इसको और स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो मैं ये समझता हूँ, मैंने ऐसा भी देखा कि लोग अपने खर्चे से पानी मोटर मंगवा करके पानी लोगों के घरों से बाहर निकाल रहे हैं। लारकाना का भी हमें पता है कि अपने खर्चे पे मोटर पंप ये वो सारा डीजल देना, और गरीब लोगों के घरों से, गलियों से, बस्तियों से पानी निकाला जा रहा है। यानी आप ये कह रहे हैं कि मुखय्यर हजरात तो काम कर रहे हैं, गैर सरकारी तंजीमें भी काम कर रही हैं, और आप भी वहाँ पर होकर आए हैं, सैलाब ज़दा इलाकों से आप होकर आए हैं। आप बता रहे हैं कि बहुत वर्स्ट सूरत हाल है, लेकिन इसमें सवाल यह है कि क्या सरकार भी उस तरीके से काम कर पा रही है जिसकी ज़रूरत है? मैं दोबारा आता हूँ निहाल हाशमी साहब आपकी तरफ, लेकिन शेख वक़ास अकरम साहब, आपको भी बहुत वार्म वेलकम प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया आपका हमें ज्वाइन करने के लिए। सर, आपका ताल्लुक़ भी झंग से है, और दरियाए चुनाब में तुग़यानी से झंग भी मुतासर है। वहाँ कितना नुकसान हुआ है सर, और क्या वहाँ पहले से पेशगोई मौजूद थी, या आप लोगों के लिए भी ये सब हैरान कुन है? क्योंकि हुकूमत का कहना है कि उन्हें इतनी बारिशों और इस किस्म के सैलाब की तवक्को नहीं थी। सर देखें, वहाँ पे जो पेशन गोई की बात है, पेशन गोई तो पूरे पाकिस्तान में इस दफ़ा कर दी गई थी 3-4 महीने पहले कि जनाब ये बारिशें मामूल से ज़्यादा होंगी, और फ्लड तो आते हैं मगर इस दफ़ा जो है वो ज़्यादा तबाही और नुकसान का अंदेशा है। मगर उसके पेश नज़र मैं ये देखता हूँ कि पिछले जो बड़े सैलाब आए 2010, 2014 एंड ऑनवर्ड, छोटे मोटे सैलाब जो आते रहे, उसकी निस्बतन इस दफ़ा किसी किस्म की एफर्ट फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से नहीं थी। वरना आम तौर पे यूजली फ्लड वार्निंग्स आती हैं तो डिप्टी कमिश्नर्स को बता दिया जाता है कि आप जो है वो सैंड बैग्स तैयार करवाएं, जिला काउंसिलों के ज़िम्मे लग जाता है, बोट्स लॉन्च, खाने महकमा माल के ज़िम्मे, दवाइयाँ, डॉक्टर्स की इमरजेंसी ड्यूटीज़ लग जाती हैं, और उन इलाकों के अंदर जो है वो फ्लड रिलीफ के हवाले से स्टाफ मुतय्यन कर दिया जाता है। इंतज़ार में नहीं बैठा जाता था कि पहले फ्लड आएगा, वो गुजर जाएगा, घर गिर जाएंगे, तबाही हो जाएगी। लेकिन शेख साहब, क्या आपको इसकी वजह ये नज़र आ रही है कि सियासी तौर पर हमने ये देखा है कि पाकिस्तान में जो माहौल बना हुआ है, एक तरफ वफाक में किसी की हुकूमत है, सूबाई सतह पर किसी की हुकूमत है, क्या ये वजह नज़र आ रही है कि कोऑर्डिनेशन का फुकदान इस वजह से हुआ है, या फिर काम करने की विल ही नहीं? कोऑर्डिनेशन नहीं, कोऑर्डिनेशन देखें ना जी, एक तो ये तो जो सारी सियासी पार्टियां हैं एक दूसरे को बुरा भला कहने में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे को सियासी तौर पे गंदा करने में मसरूफ़ हैं, एक दूसरे की कमज़ोरियाँ जो है वो अवाम के सामने बेनकाब करने की कोशिश में है। ऑब्वियसली जब आप एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं है, एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है, तो फिर आप क्या समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन कब होएगी? ये टके की कोऑर्डिनेशन नहीं थी, और इसलिए नहीं कि क्योंकि ये मुख्तलिफ पार्टियाँ, पुराने वक्तों में भी मुख्तलिफ पार्टियाँ हुकूमतों में रही हैं जिस वक्त सैलाब आते रहे हैं, मगर इसलिए कि ये लोग चाहते ही नहीं थे एक दूसरे के साथ बैठना, और अल्टीमेटली उसका नुकसान जो है वो अवाम को हुआ है। अब जितना मर्जी कोई प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को साथ लेके फिरता रहे, कोई चीफ मिनिस्टर दूसरों को साथ लेके फिरता रहे, आपने नतीजा देख लिया। अब कई इलाकों में तो फ्लड इस वक्त ख़त्म होने को है, पंजाब के कई इलाकों में, और कईयों में अभी बहुत सारी तबाही है। तो किसी किस्म का अदराक ही नज़र नहीं आया, किसी किस्म की तैयारी ही नज़र नहीं आई। और मेरे इलाके में भी इवन मेरे हल्के में बहुत से चकूक अंडर वाटर थे,
और वहाँ पे लोगों के घर भी गिरे हैं, फसलें तो सारी तबाह हुई हैं, कोई जानी नुकसान इस सतह पे तो इस तरह नहीं हुआ, मगर बहरहाल उनका कैटल, उनके मवेशी, उनके कच्चे घर और ख़ुसूसन उनकी फसलें, उसका नुकसान हुआ है। मैं ये समझता हूँ कि ये बेहिसी थी इन पार्टियों की, हर कोई इलेक्शन में मसरूफ़ है, वहाँ पे 9 इलेक्शन का ऐलान हो गया, हर चीफ मिनिस्टर, हर प्राइम मिनिस्टर, पार्टी अपने अपने तय इलेक्शन जीतने के लिए अपनी कोशिशें कर रही है। आप ये देखें कि 33% जो है वो अंडर वाटर है सारा, और उधर पंजाब में वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं कि जी आप इलेक्शन बल्दियात का भी कराएं अभी आप, तो ये कोई खाता ही कोई नहीं है, किसी को पता ही कोई नहीं है कितनी बड़ी मुसीबत है। आपको याद होगा वो एक बच्चा, वो जो तुर्की में वो जो सीरियन बच्चा जिसे हम ऐलान कुर्दी के नाम से आप याद करते हैं, उसकी वो लाश वाली जो तस्वीर थी, उसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया, और मुसलमान मुल्क क्या चीख चीख के लीडरान क्या बातें करते थे, ये शर्म से डूब मरे पाकिस्तान। लेकिन हमारे सियासतदान तो शेख साहब ये कह रहे हैं ना कि सैलाब का फायदा होगा। इमरान खान साहब, बहुत से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अगली फसल बहुत अच्छी होगी आपकी, इसका फायदा भी होगा आवाम को, तो ये जिम्मेदाराना बयान है शेख साहब? देखें, ये एक लोकल सतह का बयान है, मुझे नहीं पता खान साहब ने कब दिया और क्यों दिया और देना चाहिए था या नहीं, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि जिन इलाकों में जानी नुकसान नहीं होता, कल बावलपुर में सर उन्होंने जलसे में खिताब करते हुए बयान दिया है, तो शायद देखें ना, शायद वो जो पानी के साथ वो जो मिट्टी आती है उससे अगले साल की फसल शायद बेहतर हो जाए, मगर वो जो अगले कई सालों का उनका नुकसान हो जाता है उसका कौन जिम्मेदार है? वो जो लाइवलीहुड, जिस फसल को बेच के और जिस जानवर को से उनकी लाइवलीहुड जो थी वो मंसूब थी, वो जो चले गए हैं उसका नुकसान कौन पूरा करेगा? वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म हो गया है वो अगली फसल से तो पूरा नहीं होने लगा, वो तो इसी फसल को बेच के उन्होंने अपना साल जो है पूरा अपना पेट पालना था। तो मैं ये समझता हूँ कि ये देहातों में ऐसे होता है, वो जो रिवर बेल्ट होता है और उधर जहाँ जहाँ पानी जाता है क्योंकि मिट्टी जरखेज़ होती है तो वहाँ फसलें अगली दफ़ा बेहतर होती हैं, मगर जो मर गए, मरा गए, जो नुकसान हो गया, जो तबाह हो गया, ये को फायदे, यानी जिस फायदे की इमरान खान साहब बात कर रहे हैं वो बहुत छोटा है, लेकिन जितना नुकसान हमारा हुआ है वो बहुत बड़े लार्जर स्केल के ऊपर हुआ है। तो सियासी बयानात देते हुए भी हमें इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना चाहिए। उसका बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शेख वक़ास अकरम साहब, फैसल करीम कुंडली साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आपका ताल्लुक़ खैबर पख्तूनख्वा से है और ये भी अपनी तारीख़ के बदतरीन सैलाब की जद में है। गुज़िश्ता चंद दिनों में आप KP के हुकूमत पर शदीद तनकीदी बयानात भी दे रहे हैं, आपके ख्याल में क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कोई जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद, खैबर पख्तूनख्वा जिस तरीके से बाकी दोस्तों ने बात की, सिंध की बात हुई, शेख साहब ने पंजाब की भी बात की, साउथ पंजाब ज़्यादा इफेक्ट हुआ है, बलूचिस्तान और सिंध में तो खैर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस तरह खैबर पख्तूनख्वा में भी अगर आप नॉर्दर्न एरिया में जैम आलाकंड डिवीजन है, फिर सबसे ज़्यादा अगर नुकसान हुआ है वो सदर्न डिस्ट्रिक्ट डी खान में और टाक में हुआ है, जो कि डी खान डिवीजन है। बाकी इलाकों में भी हुआ है, नौशेरा में भी हुआ है, बाकी इलाकों में, लेकिन जो सबसे फ्लड को हिट किया, क्योंकि हम फ्लैश फ्लड से हुए हैं, कोसलमान पे जो बारिश होती है और उसके बाद जो पानी आता है दरिया सिंध की तरफ, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। इस वक्त भी पिछले कई दिनों से अपने हल्के मौजूद। मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। देखें, ये फ्लड एक ऐसी चीज़ है, जब जंगें दो ममालिक के दरमियान होती हैं और उसमें भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो गालिबन जंगबंदी भी हो जाती है। इससे मैं नहीं करना चाहता। मैं कहता हूँ कि अगर मेरे सूबाई हुकूमत मेरे सूबे की बेहतरी के लिए कुछ काम करेगी तो मैं खामखा उस पर तनकीद नहीं करूँगा, चाहे वो मेरे मुखालिफ जमात क्यों ना हो। लेकिन बात ये होती है कि मेरे दोनों भाइयों ने ये बात की तो किसी ने NDMA पे भी कोई सवाल उठाया कि 2000 हमारे साथ उस वक्त MNA थे, मैं खुद हुकूमत में मौजूद थे, और आज 2022 में फ्लड आया। इस 12 सालों में NDMA ने फ्लड के हवाले से क्या इकदाम किए कि अगर ऐसे फ्लड दोबारा आ जाए तो हम क्या करेंगे? आई थिंक मैं जब फील्ड में मौजूद हूँ, मुझे NDMA वहाँ पर 0% नजर आ रही, बल्कि मुझे तो उनका कोई टेंट या कोई ऐसी एक्टिविटी नजर नहीं आ रही कि जो उन्होंने की हो। शायद बाकी सूबों में, पंजाब में या सिंध में की हो, लेकिन मेरे सूबे में, मेरे इलाके में मैं 10 दिन से मैं कोशिश करूँ हर देहात का विजिट करूँ। लेकिन सर NDMA तो आपकी हुकूमत के अंडर है ना, आपने ये अपनी शिकायत वजीर आजम तक नहीं पहुँचाई ताकि वो इस सिलसिले में कुछ कर सकें? हुकूमत तो आपकी है ना, आपकी हुकूमत के अंडर है NDMA। मुझे 1 मिनट और दे दें, मैं फिर खत्म करूँ, उसके बाद आपके सवाल बनते हैं। बदकिस्मती से एक रिलीफ कमेटी NDMA की बनी है 25 तारीख को, उसमें मेरा नाम जो है वो उसमें भी आया कि रिलीफ कमेटी के मेंबर हैं, और उसकी आज गालिबन उसको कोई 7-8 दिन हो गए होंगे, आज तक मीटिंग नहीं हो सकी। गालिबन शायद हुकूमत, वफाकी हुकूमत ने वो
कमेटी अगले सैलाब के लिए पता नहीं बने, खुदा न खास्ता या क्या किया है। आज तक उस कमेटी की मीटिंग नहीं हो सकी, सिर्फ जो है वो एक खत और एक नोटिफिकेशन था कि उन्होंने किया है। उसके बाद आप आ जाए PDMA पे। इसी तरीके से देखें, जैसे शेख साहब ने भी बात की है कि सूबाई और मरकजी हुकूमत कोऑर्डिनेशन नहीं है, लेकिन PDMA और NDMA को किसने रोका है? वो तो हुकूमतें नहीं है ना। देखें PDMA भी सूबों में मौजूद है, उनके नीचे भी उन्होंने कोई चीज की होगी। जो हमारे करोड़ों के टैक्स के पैसों पे तनख्वाहें लेते हैं, उन्होंने क्या किया? PDMA क्या कर रही है और NDMA क्या कर रही है? उसके बाद फिर मैं सूबाई हुकूमतों को कह देखें, अगर हम ये खींचतानी करें, अगर हम ये कहें कि सूबा को फायदा होगा या मरकज को फायदा होगा, सबसे पहले तो मेरी गुजारिश है, ये सारे सियासी हैं, वजीर आजम भी सियासी बंदा है, तमाम वज़राए सियासी बंदे हैं। ये जो आप जाते हैं हल्कों में और आपको जो इंतजामिया मामू बनाती है और आपके लिए जो शामियाने लगा देती है और आपको एक फेक कैंप पे ले जाती है, खुदारा उधर न जाए। आपके वहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव मौजूद हैं, अपनी जमातों के मौजूद हैं, उनसे पूछे यार कौन सा ज्यादा फ्लड अफेक्टेड एरिया है, कौन सा फ्लड अफेक्टेड गाँव है। आप जाके वज़ीर आला को उधर उतारे, वज़ीर आज़म को उधर उतारे ताकि वो देखे अपने आंखों से क्या हो गया है। या तो शामियाने लग जाते हैं, कुर्सियां लग जाती हैं, मिनरल वाटर की बोतलें पड़ जाती हैं और 5-6 लोगों को चेक दे के और 8-10 को राशन दे के और गले मिल के और फोटो सेशन करके आ जाते हैं। उनको ले जाएं और उनको बताएं कि आप लोगों की हालत क्या है, कि हमारी अगर NDMA PDMA नहीं करते तो हमारा तो वो पटवार और तहसीलदार वाला सिस्टम पुराना और DC वाला बेहतर था, वो भी ये काम करते थे जो आज कर रहे हैं, तो फिर इनको हम क्यों पैसे दे रहे हैं? नहीं, आपकी शिकायत बजाय ना फैसल करीम कुंडी साहब, लेकिन ये शिकायत आपने वजीर आजम तक पहुंचाई, चूंकि हुकूमत तो आपकी है ना। बिल्कुल, मैंने वजीर आजम तक पहुंचाई है। देखिए, मैंने वजीर आजम तक पहुंचाई है, उनके एक एडिशनल सेक्रेटरी डिप्यूट हुए हैं, मैं भी आपको बताऊं, जो कि इस कमेटी के रिलीफ कमेटी के मेंबरों के साथ रास्ते में होते हैं। उनको मैंने बता दिया कि अपने वजीर आजम से भी किया, मैंने वजीर आजम को भी मैसेज करवाया है, मैंने उनके जो मिनिस्टर हैं अयाज सादिक साहब को भी मैसेज करवाया है, और मैंने मीडिया के जरिए भी कहा है कि यहाँ पर NDMA टोटली जीरो है। अगर कोई कहता है तो आए, हम उनको ले जाते हैं और हमें दिखा दें NDMA वाले ऑन फील्ड ऑन ग्राउंड कि हमने ये काम किया है। हमें PDMA दिखा दे, सूट पहन के AC कमरों में बैठकर, इस्लामाबाद में बैठकर, जो भी शेख वकास साहब ने बात की इलेक्शन की, वो जो इलेक्शन की बातें करते हैं वो इस्लामाबाद बैठे हैं। वो इस्लामाबाद बैठे, उनको ये पता नहीं है कि अवाम जो है, वोट डालने वाली अवाम जो है वो बर्बाद हो चुकी है। उनके शादी कार्ड बह गए, उनके सामान बह गए, उनके सारा जो है सब कुछ। नहीं, फैसल करीम कुंडी साहब, बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हमने भी कल यही पॉइंट उठाया था कि इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, बल्कि सियासत जिनकी वजह से है उनकी खिदमत का वक्त है। निहाल हाशमी साहब काफ़ी नाराज़ हैं फैसल करीम कुंडी साहब, चूँकि ये तो हल्के में बैठे हुए हैं और ये तो बज़ाहिर आपने भी मुझसे कहा कि आप भी नवाबशाह गए थे, आपने हालात देखे हैं, लेकिन फैसल करीम कुंडी साहब की शिकायत तो बिल्कुल बजा है कि NDMA, या चलें NDMA की बात कर लेते हैं, PDMA तो ज़ाहिर है उससे आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो तो सूबाई हुकूमत के उसमें आती है, लेकिन NDMA क्या कर रही है? किसी किस्म का कोई रिलीफ, उन्होंने कहा कि सरगर्मियाँ जारी नहीं रखी हुई हैं, लेकिन अगर यही सूरत हाल रही तो फिर मुतासरीन की बहाली कैसे हो पाएगी? निहाल हाशमी साहब, ये तो आपके अपने इत्तेहादी हैं जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं आपके ऊपर। सबसे पहले तो आपके तवस्सुस से मैं कुरैतुलैन वज़ीर जो AC हैं नौशेरा की, उनको मैं सलाम करता हूँ। ठीक है। और पाकिस्तान में जो DC AC मैजिस्ट्रेट्स हैं, जो फील्ड स्टाफ हैं, सिविलियन, उनसे कहूँगा खुदारा ये वक्त है कि आप अपने कमरों से निकालें। वकास साहब ने ठीक बात की है, सारा मलबा सियासतदानों पे गिरता है, काम ख़राब कर देते हैं हमारे जो डिपार्टमेंटल ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं, मलबा हम पे गिरता है। मैं इसीलिए कोई सियासी बात नहीं की, क्योंकि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने कहा सियासत असाइड, सियासत फिर कर लेंगे, अभी सियासत नहीं। देखिए, शहबाज साहब एज ए प्राइम मिनिस्टर जहाँ जा रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उनका फ़र्ज भी है। मरियम नवाज साहबा भी कोई जगह नहीं छोड़ रही, जा रही। तो हम किसी पर तनकीद नहीं करना चाहते हैं कि क्यों ये ख़राब हुआ, मगर हम अपने आप पे तनकीद करना चाहते हैं कि हमें गालियाँ पड़ेंगी, हमारे गिरबानों में हाथ अवाम के जाएगा और जाना चाहिए। अगर हमारे डिप्टी कमिश्नर हजरात, असिस्टेंट कमिश्नर, बल्दियात के जो ज़िम्मेदारान हैं, म्यूनसिपल कमिश्नर जो है, म्यूनसिपल टाउन कमेटीज़ जो है, वो अगर ज़िम्मेदारी से अपना काम करें, इरिगेशन डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, इरिगेशन का काम है, पानी खींच के बाहर ले जाए। गालियां हमें पड़ती हैं, पैसे हम दे देते हैं, ये बात ठीक का है। NDMA के हवाले से कुंडी साहब ने भी, मैं अपने सारे प्रोग्राम में इनको बोलता रहा हूँ कि भाई खुदा रहा, ये जो बड़ी बड़ी लैंड क्रूजर्स हैं आपके पास, बड़ी बड़ी वीगो गाड़ियाँ, ये इन्हीं के टैक्स के पैसे से, और कोई एहसान तो हम कर नहीं रहे, किसी पे ना करते हैं ना कर रहे हैं। रियासत में अगर हम जिम्मेदार हैं, ये हमारी जेब से पैसा नहीं जा रहा, ना किसी वजीर के, ना सदर के, ना गवर्नर के, ना किसी अदारे के, जेब से पैसा जा रहा है, वो जो NGOs को लोग दे रहे हैं, वो ये तो टैक्स का पैसा है। तो खुदारा DC साहबान का एक मॉनिटर सिस्टम हो। मैं इस बात को सेकंड करूंगा कुंडी साहब के
कि मुझे पता है कि कल शायद मीटिंग होगी जो हमारी सिंध की सैलाब की है, कल 12 बजे रखा है। खुर्शीद शाह साहब उसके चेयरमैन जुबैर साहब मुझे बता रहे थे कि ये बात ठीक है, ब्यूरोक्रेटिक जो हर्डल्स हैं ये सैलाब के मुतासरीन को बहुत ज़्यादा मुतासिर कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स ख़त्म होने चाहिए, डायरेक्ट जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनके तवस्सुस से ये सारा काम होना चाहिए। हम लोगों को जानते हैं, हम लोगों के गलियों में घरों में जाते हैं, वो काउंसलर हो, वाइस चेयरमैन हो, चेयरमैन हो, MP हो, MNA हो, सेनेटर हो, वो जाता है एक एक गली में, उसे पता है कौन सा इलाका डूब गया, कहाँ पे नहीं डूबा है, कहाँ पर के लोग किस हालात में। तो मैं समझता हूँ इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए, सिर्फ हमें जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट से काम नहीं चलाना चाहिए। चलें लेकिन आप हुकूमत में है ना निहाल हाशमी साहब, आपकी ज़िम्मेदारी ज़्यादा बनती है। शेख वक़ास अकरम साहब अभी आपने सुना, निहाल हाशमी साहब को भी सुना और आपने फैसल करीम कुंडी साहब को भी सुना, जो बिल्कुल ग्राउंड पर मौजूद हैं, जहाँ पर लोग इनके पास आ रहे हैं, ज़ाहिर है बेयार व मददगार हैं, बेआसरा हैं। कोऑर्डिनेशन के फुक़दान की भी आपने बात की थी पहले, लेकिन आप क्या समझते हैं कि दोनों हुकूमत के जो सरकर्दा रहनुमा हैं, जब वही शिकायत कर रहे हैं तो फिर सैलाब मुतासरीन की बहाली किस तरह से अमल में आ सकेगी? सर, ये जो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, 3 करोड़ से ज़्यादा लोग मुतासर हुए हैं, 10 अरब डॉलर से ज़्यादा का हमें नुकसान हो चुका है, इनकी मुतासरीन की बहाली फिर कैसे मुमकिन हो पाएगी? सर देखिए, पहले तो मेरे लिए ये बड़ी परेशान कुन बात है कि दोनों ही हुकूमती, एक तो हुकूमत और दूसरे मेरे भाई हुकूमत के इत्तेहादी हैं। जो फैसल करीम कुंडी साहब NDMA या PDMA के हवाले से बात कर रहे हैं, मैं उस बात को बिल्कुल सेकंड करता हूँ, 100% ही इज़ राइट। और इसका मुजाहरा सिर्फ इनके ज़िलों में नहीं, मैंने 3-4 ज़िलों में ख़ुद देखा है। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक ऐसा इदारा जो पूरा साल बैठ के मक्खियाँ मारते हैं और हाथों पे हाथ धर के बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सरकारी इदारे। हर रोज़ तो सैलाब नहीं आता, हर महीने तो सैलाब नहीं आता, हर साल सैलाब नहीं आता। 2010, 2014 ऑनवर्ड्स, और हर दफ़ा सैलाब में इसी किस्म के चैलेंजेस होते हैं। आप देख लें, आर्मी चीफ भी उस दिन कह रहे थे कि ये सैलाब ये ऊपर आपके PK में चले जाएं तो वही रिवर बेड्स हैं, वही इलाके हैं जिन पे 2010 और 14 के अंदर उनको क्लियर किया गया था। मगर उसके बाद आप NDMA का एम्बिट देख लें और आप वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का एम्बिट देख लें कि उनकी ये मुजरिमाना गफलत थी और वो कातिल हैं उन तमाम लोगों के। एक नंबर 1 कि इस दौरान उन्होंने वहाँ पे कंस्ट्रक्शंस क्यों अलाउ की। नंबर 2, देखें डिज़ास्टर तो बहुत बड़ा था, बारिशों का हुजम तो इतना था कि कुछ भी करते तो नुकसान को रोक नहीं थे सकते, मगर जितना रुक सकता था इन्होंने उसकी भी कोशिश नहीं की। इन लोगों को इस दफ़ा सख्त से सख्त सज़ाएँ देनी चाहिए, उन तमाम CEOs को, उन तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को, उन तमाम TMAs के जो TMOs हैं उनको, तमाम मुतलका लोगों को जो वो कहते हैं अहले बैत रहे, जिनकी वजह से ये सारा कुछ होता रहा। और दूसरा फिर एवैक्यूएशंस जो हैं जिन्होंने टाइम पे नहीं कराई, पकड़ें उन DCOs को, कानों से पकड़ें और उनको लटकाएं वहाँ पे सारों के सामने, उनको पता लगे कि ये और वो जो असिस्टेंट कमिश्नर्स थे जिनकी ये जिम्मेदारी थी, उन्होंने जिन जिन इलाकों में एवैक्यूएशन नहीं कराई उनको पकड़े। रहा कोऑर्डिनेशन का सवाल, देखें मैं ये समझता हूँ कि ऑब्वियसली ये इशू NDMA की नालायकी का जो है वो सिंध में भी होगा, और तो चाहिए बिलावल भुट्टो जरदारी को कि अपने प्राइम मिनिस्टर से बात करे। निहाल हाशमी साहब मेरे भाई हैं, बिल्कुल ठीक बातें कर रहे हैं, बट अगर ये गवर्नमेंट भी अपोजिशन की तरह गुफ्तगू करेगी, फेडरल गवर्नमेंट भी कहेगी ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना तो चाहिए, करेगा कौन? आपको हुकूमत तो इसीलिए दी है कि ये काम आपने करना है। आपको हुकूमत इसलिए आपने ली, बल्कि छीन के आपने ले ली PTI से हुकूमत कि हम चीजें बेहतर करेंगे। अब आप पता नहीं किससे सवाल कर रहे हैं, क्योंकि आपके सियासी मुखालिफ तो अपोजिशन में बैठे हैं, और ये जो सरकारी मुलाजिम है ये आपके मतहत हैं, ये जिनके कान खींचने ये आपके मतहत हैं। अब आप ऐसा आइडियल सिचुएशन होना चाहिए ओ भाई जी कहने मॉनिटर करना चाहिए, तुसी मॉनिटर करना नहीं, किसने इंश्योर करना है? आपने इंश्योर करना है। सवाल किसने पूछने? आवाम ने पूछने, किससे? आपसे पूछने हैं। अब आप ही आगे हर प्रोग्राम में सवाल करने लग जाएंगे और आप ही जो है वो निशानदेहियां करने जाएंगे तो फिक्स कौन करके देगा? तो मैं ये समझता हूं कि निशानदेहियों का दौर हुकूमत के लिए नहीं होता। हुकूमत का काम फिक्सिंग ऑफ द प्रॉब्लम होता है, निशानदेही अपोजिशन का काम है, निशानदेही उस विक्टिम का काम है। जो कोऑर्डिनेशन बेहतर कराने का तरीका सिर्फ ये है फवाद साहब कि अपने अपने सियासी जो इख्तलाफात हैं उनको भुला के नालायक जो अफसरान है जो अपना काम नहीं कर रहे उनको सजाएं दें, उनकी जगह पे फौरी अच्छी काम करवाना, आवाम को रिलीफ देना। बिल्कुल शेख वक़ास अकरम साहब आपकी बात दुरुस्त है कि ये काम है, हुकूमत किसी के ऊपर नहीं रख सकती बात, लेकिन अपोजिशन की जानिब से जो अपोजिशन है यानी इस वक्त इमरान खान साहब हैं वो मुसलसल जलसे कर रहे हैं और वो सवाल कर रहे हैं कि उन्हें
क्यों निकाला गया, और वो एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि इंतखाबात होने चाहिए। इंतखाबात अगर नहीं होंगे उस वक्त तक वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है। फैसलाबाद में भी आज उन्होंने जलसा किया, तफसील से बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद, और इस चंक में हम बात करेंगे, प्रोग्राम के इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इमरान खान साहब जो मुसलसल जलसे कर रहे हैं, रोज़ जलसे कर रहे हैं। हुकूमत तो उनके ऊपर तनकीद कर रही है, वो कह रही है कि ये वक्त नहीं है जलसे जुलूसों का, इस वक्त तो उनको सिर्फ़ और सिर्फ आवाम की खिदमत करनी चाहिए। लेकिन अगर हम खान साहब का मौक़िफ़ देखें तो उनका यही कहना है कि वो सियासत भी करते रहेंगे, जलसे भी करेंगे, और इसके साथ साथ रिलीफ़ की सरगर्मियाँ यानी आवाम की खिदमत भी वो करते रहेंगे। वो जिस अंदाज़ में भी करें, वो फ़ंड्स जमा कर रहे हैं, और फिर जो उनकी हुकूमत है पंजाब में भी है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है, तो उसके ज़रिए भी उनका ये मौक़िफ़ है कि वो खिदमत भी जारी रखे हुए हैं। तो क्या इमरान खान साहब का ये नैरेटिव दुरुस्त है कि उनको इस माहौल में भी सियासत करनी चाहिए, और उनका वही मुतालबा है कि जब तक वो टेबल पर नहीं बैठेंगे, जब तक अर्ली इलेक्शन कॉल नहीं हो जाते? तो फैसल करीम कुंडली साहब, आपके ख्याल में कुछ ऐसी भी इत्तलात आ रही हैं कि बैकडोर राब्ते भी आ रहे हैं, राब्ते हुए हैं, राब्तों की ख़बरें भी आ रही हैं, क्या ये ख़बरें दुरुस्त हैं? कहा जा रहा है कि इमरान खान की किसी हुकूमती शख्सियत से मुलाकात भी हुई है और PDM क़यादत के भी बैकडोर राब्ते हुए हैं, क्या ये बात दुरुस्त है फैसल करीम कुंडली साहब? बहुत मेरे इल्म में तो नहीं है, मैं तो अपने हल्के में मौजूद हूँ, और अगर हुकूमत का कोई हुआ है, पीपल्स पार्टी इस वक्त ऑन बोर्ड नहीं है, कोई बैकडोर राब्ते का है, यानी इसकी मैं तस्दीक और या तरदीद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे इसका इल्म नहीं है। क्योंकि देखिए, पॉलिटिक्स में तो डायलॉग्स होते रहते हैं, डायलॉग्स होने भी चाहिए, लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है कि जी इमरान कहे कि जी अगर इलेक्शन की तारीख होगी तो मैं बैठूंगा, तो मैं नहीं समझता कि इस चीज़ पे कोई बैठा जा सकता है। अगर वो ये कहे कि जी अगर मुझे अगर हुकूमत आप देंगे या मैं हुकूमत में आऊँगा तो सब कुछ होंगे, आज इलेक्शन, भाई इलेक्शन आप मांग रहे हैं, आपके वोटर किधर हैं? बलूचिस्तान और सिंध और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में जहाँ पर सैलाब आया, वो लोगों को आप वोट मांगने तो जाए जरा। इस हालात में जब उनके ऊपर सैलाब है और आप कहें कि इलेक्शन है, वोट दें, देखते हैं लोग अक्सर करते क्या हैं। जैन तो सही सियासी लोग जो जब वो लोग जिसका घर नहीं होगा, जिसकी छत नहीं होगी, जिसकी बेपर्दगी हो रही होगी, जिसको खाने पीने का सामान नहीं मिल रहा होगा, बोलेंगे आपको इलेक्शन की पड़ी है। सियासतदानों की वो ऐसे दुर्गत लगाएगी कि पता चल जाएगी, आप अर्ली इलेक्शन करा के तो देख लेगा। देखिए इलेक्शन अपने टाइम पे होगा। इलेक्शन जो है, अब ये जो रिहेबिलिटेशन है, ये नहीं है कि सैलाब आ गया और चला गया, ये रिहेबिलिटेशन में बहुत टाइम लगेगा, इतना आसान बात नहीं है कि मतलब है कि आप रिहेबिलिटेशन कर लेंगे। आप ये रिहेबिलिटेशन अगर आप 3-4 साल में भी कर लें तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन चले, ये तो आप एक आम इंतखाबात की बात कर रहे हैं ना फैसल साहब, जो 25 सितंबर को इंतखाब होना है, क्या उसके बारे में भी आपकी यही राय है? मर्दान, चारसद्दा, पेशावर और कुरम में इलेक्शन होना है। आप समझते हैं कि इस बदतरीन हालात में इन इलाकों में ये इलेक्शन हो सकेगा या होना चाहिए? ये बेहतर है कि ये इलेक्शन सैलाब ज़दगान की रिलीफ सरगर्मियाँ मुकम्मल होने तक मुलतवी कर दिया जाए, फिर आबादकारी या इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली का काम शुरू हो, फिर करवाया जाए? इसके बारे में भी आपका यही ख्याल है? मेरे ख्याल में मेरी तो यही होगी कि बिल्कुल होना चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर, इलेक्शन कमिश्नर को जो है ऑन बोर्ड लेकर, ये नहीं कि हुकूमत फैसला, अगर हुकूमत फैसला करते हैं पीटीआई वाले बोलेंगे देखें ये इलेक्शन से भाग गए, ये हो गया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लेकर और ये कहा जाए कि जी ये इलेक्शन जो है, अगर वो चाहते हैं मुलतवी सबको की सेंसेस अगर हो जाए, और दूसरे साथ साथ वज़ीर आज़म को चाहिए, वज़राए आला को चाहिए कि अपने वज़रा जो इतनी लंबी बड़ी फौजें इन्होंने भर्ती की हुई है, इनको अपने अपने जिले देने के, आप इधर जाकर रिलीफ एक्टिविटीज करें। लेकिन फैसल साहब, इमरान खान साहब तो मुसलसल यही मुतालबा कर रहे हैं ना कि फौरी इलेक्शन होना चाहिए, फौरी इलेक्शन होना चाहिए। वो कैसे ये चीज़ मान लेंगे कि इलेक्शन मुलतवी हो जाए? मसला ये है कि अब मेरी भी बड़ी ख्वाहिशात होंगी, आपकी अपनी ख्वाहिशात होंगी, शेर साहब की अपनी ख्वाहिशात होंगी, नेहा लाशमी साहब की अपनी ख्वाहिशात होंगी। ख्वाहिशात पे तो नहीं हो सकती ना। इमरान खान की तो ख्वाहिश है कि सारी जो है आज हुकूमत में इत्यादि बैठे सारे जेल में चले जाओ और एक मैं फिरता रहूँ और मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ। ख्वाहिशात पे तो दुनिया ये नहीं चल सकती ना। देखें जो चीज़ है तो वो चलेगी। अब आप बोलेंगे जी अच्छा इमरान खान को आज हुकूमत दे दें तो पाकिस्तान के सलाफ़तगान सारे सुकून से हो जाएंगे, उनके घर अचानक बन जाएंगे, उनकी दुनिया तब्दील हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगी। अगर ये में इस पर भी लेक्चर दे दें कि यार अगर मैं आ गया हूँ अगले हफ्ते ये हो जाएगा। इन्होंने तो पहले भी कहा था कि मैं 1 करोड़ 9 करोड़ 50 लाख घर दूंगा, फिर वो किधर गए? जिस तरह आज कह रहे हैं मैंने 5 अरब जमा कर लिए हैं, अब इस पर कौन बात करेगा? जैसे पिछले दफा उन्होंने 50 लाख नौकरी बता दी किधर है, 1 करोड़ नौकरी किधर है, 50 लाख घर किधर है? तो ये भी कहते हैं कल जो मतलब है कि हमेशा इसकी एक तो जबान बड़ी स्लिप होती है, हर जलसे में कोई ना कोई जो है मतलब बात करते कहते हैं स्लिप ऑफ टंग हो गई है। कल उन्होंने जो मजाक उड़ाया हमारे लोगों का और जमींदारों का कि जी आप फिक्र न करें, आप लोग मर सड़ गए हैं,
उससे खुदा माफी दे, लेकिन अगली फसल आपकी गंदम की बहुत अच्छी होने वाली है। जी जी, मतलब ये बात है। फिर जो उन्होंने इस्लाम पे में जो मदीना की रियासत बनाने वाले हैं, ये कहा कि 1,40,000 पैगम्बर जो किसके जरिए उनको बता दिया करे कि जब जल्द से कोई इस्लाम के मुतालिक बात करें तो कम से कम उनसे कोई चीज लिख लिया करे ताकि वो बात करें, खुद न किया करे, खुद उनको वाली नहीं पता इस्लाम का। चलें, तो ये चीजें जो है, ये चीजें जिस तरीके से कर रहे हैं, फिर ये चीजें देखें, ये सियासत का टाइम पहले ही मैंने कहा सियासत का टाइम नहीं है। जब मेरे सूबे का खैबर पख्तूनख्वा का वजीर रहेगा, मुशीर रहेगा इतलात का कि मेरे वजीर आला का हेलीकॉप्टर जो है वो लोगों के रिलीफ के लिए नहीं है, सिर्फ हमारे लिए है। भाई आपने इन लोगों के टैक्स के पैसों पर ये चीजें खरीदी हैं, चाहे जो भी वजीर आला है, चाहे जो भी वजीर आज़म है, तो आज उनके लिए किसके लिए है? मतलब ये मतलब आप लोगों की खिदमत नहीं कर सकते, उनका मजाक। लेकिन एक चीज है, उस पर देखें, जो चीज है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं फेडरल गवर्नमेंट को इस चीज पे अप्रिशिएट करूंगा और बेनिफिट सपोर्ट प्रोग्राम को कि उनके जितने भी इलाके हैं जो फ्लड अफेक्टेड हैं, उनको कम से कम उन्होंने पैसे शुरू कर दिए, 25-25 हज़ार रुपए, उनको कुछ भी नहीं है उसके लिए, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ उनको रिलीफ मिल रहा है। 25,000 रुपए ले रहे हैं, कम से कम वो कुछ ना कुछ तो अपने घर का राशन ले लेंगे। लेकिन इसमें भी शफाफियत होनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी साहब, नुक्ता आपका आ गया और आपका यही कहना है कि जो 25 सितंबर को इंतखाबात होने हैं, जी ठीक है, बोर्ड है, अक्रॉस दी बोर्ड है, हर किसी को मिल रहे हैं, अक्रॉस दी बोर्ड आप दे रहे हैं, हर किसी को दे रहे हैं, सबको मिल रहे हैं। चलें जी, सबको मिल रहा है। निहाल हाशमी साहब, मुझे ये बात बताएं कि इमरान खान साहब हर जलसे में ये कह रहे हैं कि मुझे दीवार से लगाने की कोशिश ना करें, अगर मुझे दीवार से लगाने की कोशिश करें तो मैं फिर 4 लोगों के नाम सबके सामने रख दूंगा। तो कौन उनको दीवार से लगाने की कोशिश कर रहा है निहाल हाशमी साहब? और अगर आप लोग कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं सर? ज़ादी साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, मुझे बड़ा दुख हुआ जब इमरान खान की पार्टी के खातून ने BBC को इंटरव्यू देते हुए कहा करप्शन। ये करप्शन वाला लफ्ज़ कह के उन्होंने इंटरनेशनल डोनर्स को मना कर दिया, ना आओ। ये किन लोगों के लिए हम पैसा मांग रहे हैं? वो जो सैलाब में बह गए, वो जो लाश, वो जो बच्चा घास खा रहा छोटा सा, इन लोगों को थोड़ा भी ख्याल नहीं है। फिर हम बात करने को तैयार हैं इमरान खान से, एक शर्त है, वो खुद आए और जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि बात होगी सैलाब पे, बात होगी बहाली पे, सियासत पे बात नहीं होगी। आए, अगर उस कौम के बेटे हैं तो आए, आके बैठें। और देखिए, आपको याद होगा कि 2010 में उन्होंने एक पुकार तंजीम बनाई थी जिसमें इन्हें 3 बिलियन रुपया मिला था। आज तक नहीं पता चला वो 3 बिलियन गया कहाँ, वो ऑडिट ही नहीं हुई। अब दीवार से वो जो 4 आदमी की बात आप कर रहे हैं, वो 4 आदमी तो एक इमरान खान है, दूसरे जो हैं वो जो है मुराद सईद हैं, तीसरे जो हैं वो फवाद चौधरी हैं और चौथे शहबाज गिल हैं। अच्छा। शहबाज गिल तो अंदर चले गए, बाकी तीनों को हम देंगे। ये 4 ही आदमी हो सकते हैं, मुझे वही 4 आदमी नजर आ रहे हैं और कोई नजर नहीं आ रहा। सर, वो अपने आदमियों को कैसे कह सकते हैं निहाल हाशमी साहब? ये तो आप अज़राए तफन्नुन नहीं कह रहे हैं ना? नहीं, और कौन हो सकता है? अगर वो इतनी हिम्मत करे तो बात बता देना। बहुत कहते हैं मैं डरता नहीं हूँ, XYZ। भाई, अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो आसिफ अली जरदारी, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, इनके अलावा कौन पॉलिटिकली अगर मैं देखूं? अगर आप कह लें ठीक है, मगर मैं आपको एक बात बताऊं, जो अभी कुंडी साहब ने कहा, फैसल ने कहा, इस बात से मैं इत्तेफाक करता हूं। हमें तो इमरान खान को डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। ये आदमी इस काबिल नहीं है कि इसको डिस्कस करें। हमारे दिल खून के आंसू रह रहे हैं, ये डिस्कस नहीं करना चाहिए। हमें अभी डिस्कस करना चाहिए सैलाब, इंफ्रास्ट्रक्चर। और मैं अपने शेख साहब से कहूँगा, उन्होंने ठीक बात की, हमें शिकायत नहीं करना चाहिए, मगर आप और हम भुगत चुके हैं। जब DC के पास DC बुलाता है MNS को, MPS को हमारे मुल्क में जो सरकारी अफसरान हैं वो तो हमें आका ही समझते हैं अपने आप को, हमें तो गुलामी समझते हैं। हम समझते हैं कि ये वक्त है चेंज, माइंड चेंज करने का, और वो ठीक कहा है कि इनको बुलाएं और इनको टांगा जाए। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को तो डिस्कस ही नहीं करना चाहिए। बात हर किसी से हम करने को तैयार हैं। जो नवाज शरीफ साहब ने कहा है कि सियासत को परे रखो, आओ आकर के बहाली की बात करो। बैकडोर राब्ते हो रहे हैं निहाल हाशमी साहब, आपके इल्म में है बैकडोर राब्ते हो रहे हैं? फवाद चौधरी साहब ने तो मना कर दिया, किसी किस्म का कोई राब्ता नहीं हो रहा और ना ही होगा जब तक कि इलेक्शन की डेट अनाउंस न की जाए। आपके इल्म में है कोई राब्ता हुआ है? किसी देखिए फवाद चौधरी साहब के ख्वाहिश पे, इमरान खान के ख्वाहिश पे 22 करोड़ लोगों के मुल्क को चलाया नहीं जा सकता। जब वो अपने दौर में उन्होंने जो किया मीडिया के साथ, जो सियासी हरीफों के साथ किया, खवातीन को जेलों से, हॉस्पिटल से गिरफ्तार करते थे, वो जिस तरह की जबान इस्तेमाल करते थे, वो बात करेंगे कि हमें ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है। आइन चलेगा,
फवाद चौधरी नहीं चलेंगे। आइन क्या कहता है, जब कंप्लीशन होगी, ये टेन्योर खत्म होगा इस 18 से लेकर 23 का, उसके बाद ऑटोमेटिकली इलेक्शन हो जाएगा। ना नवाज शरीफ साहब की मर्जी से हो रहा है, ना शहबाज साहब की मर्जी से हो रहा है, ना बिलावल साहब की, ये आइन पाकिस्तान की मर्जी से होगा। तो इमरान खान क्या कहते हैं भाई, इमरान खान आज पाकिस्तानी कौम को तकसीम करने पर तुले हुए हैं। इमरान खान को चाहिए कि कौम को तकसीम ना करें, इसको कभी वो कायद आज़म की मिसाल देते हैं, वो लाउड स्पीकर ले आए जी, कायद आज़म ने इस पर तकरीर किया था उनके, वो जावेद साहब ने। तो कौम के साथ लतीफ़ेबाजी ना करें। सीरियस नोट पे मैं बात कर रहा हूँ, जो लोग उनको सीरियस लेते हैं, मैं समझता हूँ कि खान साहब एक सियासी कारकुन भी नहीं है, उनको किसी चीज़ का ना जर्मनी का पता है ना जापान का पता है। आप ये कह रहे हैं कि खान साहब तो एक सियासी कारकुन है नहीं, उनको तो डिस्कस ही नहीं किया जाना चाहिए। शेख वक़ास अकरम साहब, ये बात दुरुस्त है क्या निहाल हाशमी साहब की कि उनका इनके मुताबिक, यानी मैं जो निहाल हाशमी साहब की बात को समझाऊं कि इमरान खान साहब का इतना कद नहीं है, इनके मुताबिक जो निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं, क्या वाकई उनको डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए? वो सियासी हकीकत नहीं है क्या पाकिस्तान के सियासी सेटअप में? नहीं, पहली बात तो यह है कि मैं निहाल हाशमी साहब से बड़े एहतराम से सख्त इख्तलाफ करता हूँ। ठीक है। इसलिए कि जो शख्स इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा और जिस शख्स ने अभी इनकी पार्टी को पंजाब में 20 में से 15 सीटें हराईं, जो शख्स अभी भी इनके लिए 9 सीटों पे दर्द सर बना हुआ है, हुकूमत में बैठे हुए भी प्राइम मिनिस्टर की कॉल पे गैदरिंग्स मैनेज नहीं हो सकती, मगर वो अपोजिशन में बैठ के अपनी एक कॉल पे हज़ारों लाखों लोग इकट्ठे कर लेता है बग़ैर सरकारी वसाइल के। उस शख्स के बारे में ये कह देना कि वो डिस्कस करने के काबिल नहीं है या उसे सीरियस नहीं लेना चाहिए, ये इंतहाई सख्त किस्म की ज़्यादती होगी। और ये कहना कि वो सियासी वर्कर ही नहीं है, ये भी मेरे ख़्याल में ये हमारा एक सियासी बोझ होता है जो हम गुस्से में कह देते हैं, मगर वो सियासी पार्टियां जो हक़ाइक़ से मुँह छुपाती हैं वो फिर अपना मुँह छुपाती फिरती हैं। मैं ये समझता हूँ कि आपकी मुखालफत बिल्कुल ठीक होगी, आप उनके सियासी मुखालिफ हैं, उन्होंने आपको इलेक्शन में नुकसान पहुँचाया है। मैं एक इंडिपेंडेंट आदमी हूँ और मैं ये समझता हूँ कि मुखालफत के बावजूद किसी को इस तरह रद्द करना जो आपका वज़ीर आज़म रहा हो, आपको हरा के बना हो और जिसने अभी अभी पंजाब में आपकी वोट लगाई हो, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। नंबर एक, हाँ, सियासी पार्टियों से गलतियां होती हैं, इनसे भी हुई हैं, अपनी गलती की वजह से ही आज भुगत रहे हैं। देखें ना, वो कई जगहों पे हमारे साथ दोस्त बैठते हैं, हमारे भाई नून लीग वाले, वो कहते हैं कि हम तो हुकूमत नहीं लेना चाहते थे, मजबूरन हुकूमत कर रहे हैं। ये नारा लगा के आए थे जिस दिन हुकूमत बन जाएगी अगले दिन असम्बली तोड़ देंगे, फिर कहते हैं कि हमें बुखार मौत दिखा के बुखार दे दिया गया है। और ये इस किस्म की बातें जो है ना, ये नॉन सीरियस बातें हैं। असल इशू ये है, आपने जो पहला सवाल किया कि जी खान साहब सियासत कर रहे हैं उसके ऊपर, फ्लड्स के ऊपर, तो मैं उसको ज़रा थोड़ा एडजस्ट करता हूँ। मैं इसी में थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा शेख वक़ास अकरम साहब। इमरान खान साहब जो इसमें थोड़ा सा ऐड कर लें मेरी बात। इस वक्त चूँकि सैलाब का दौरा है, सैलाब से लोग मुतासर हुए हैं, इसमें कोई शक नहीं कि खान साहब एक हमारे सियासी सेटअप की एक हकीकत है। आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म रह चुके हैं वो, कि उनका एक कद है, पाकिस्तान की बड़ी पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके सरबराह हैं। लेकिन इस वक्त सैलाब इफ़ेक्टीज़ की जो सूरत हाल है उसके ऊपर वो सियासत करना, यानी उनकी खिदमत को पीछे रखना और सियासत को आगे रखना, ये तनकीद इमरान खान साहब के ऊपर हो रही है। तो क्या ये तनकीद जायज़ है सर या नहीं? ये तनकीद जो है, देखें मेरी बात सुने, ये इसलिए कि इस वक्त वो खुद वाहिद शख्स हैं जो 9 सीटों पे खुद इलेक्शन लड़ रहे हैं। पाकिस्तान में 33% इलाके जो हैं वो अंडर वाटर हैं, जो आप और NDM में और ये हुकूमत हमें बता रही है। मैं ये समझता हूँ कि ये जो इलाके अंडर वाटर नहीं है, क्या सारे लाइन में खड़े हैं सैलाब वालों की इमदाद करने के लिए? क्या वो सारी हुकूमतें, वो ज़िले हुकूमतें चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के कहने पे अपने ज़िले छोड़ के सैलाब वाले ज़िलों में चले गए हैं? क्या प्राइम मिनिस्टर ने जब दौरे के दौरान तमाम कैमराज और तमाम वीडियोज़ और तमाम चैनल्स बंद करवा दिए हैं कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले? क्या मरियम बीबी जिनका बड़ा एहतराम है वो गई हैं तो उन्होंने अपने जो शॉर्ट क्लिप्स और अपनी वीडियोज़ बंद करवा दी थी? बात यह है कि हर शख्स जो है आज के दौर के साथ compete करने के लिए अपने आप को अच्छा काम करते हुए भी वो चाहता है कि साथ साथ उसकी सियासत और उसकी मार्केटिंग चलती रहे। मैं ये समझता हूँ जो कुंडी ने बिल्कुल ठीक बात की, फैसल ने, मेरा भाई है, कि जिन इलाकों में हालात बहुत ख़राब हैं और लोग पोलिंग्स तक नहीं पहुँच सकते हैं, वहाँ पे बिल्कुल इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि किसी भी पार्टी पे डाले बगैर, जहाँ पे लोग पोलिंग्स तक नहीं पहुँच सकते हैं,
जहाँ मुमकिन नहीं है वहाँ ना हो, और जहाँ मुमकिन है वहाँ आप इलेक्शन कराएं, उसमें क्या मजायका है? कोई मजायका नहीं है। आप देख रहे हैं कि जिन ज़िलों में सैलाब है सिर्फ वहाँ के लोग बेचारे परेशान हैं। बाकी देखें आप क्या हो रहा है, बाकी ज़िलों में क्या हो रहा है। कोई अदराक भी है किसी को कि हमारे दूसरे भाई वहाँ पे मर रहे हैं। हाँ, इनकी ये जो कोल्ड एटीट्यूड है पॉलिटिशियंस का पाकिस्तान में खुसूसन डिज़ास्टर्स की तरफ, वो नया नहीं है, वो पुराना है, और जो भी हुकूमत में रहा है उस पर इस किस्म की तनकीदें होती रही हैं। खान साहब के बारे में ये जो बात हुई है, अगर खान साहब ऐसा कर रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए। चलें एक चीज़ मुझे बता दें, 5.5 अरब की कमिटमेंट्स भी बड़ी बात सुनिए मेरी, 5.5 अरब की कमिटमेंट्स भी उन्होंने ली है। किसी पार्टी ने पर्सनल लेवल पे ऐसे नहीं किया। उनको चाहिए अगर वो 5.5 अरब कहीं से आगे हैं तो फिर लोगों में बांटना शुरू करें ताकि उनके ऊपर सियासी तनकीद बंद हो जाए। मैं ये समझता हूँ कि हर पार्टी को अपने तई कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरी अगले दिन 1-2 ज़िलों में बात हुई सीओ से, डीसीओ से, मैं कुछ चीज़ें भेजना चाहता था वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे सख्ती से रोका कि आप राशन ना भेजें, आप कोई स्किन के मुतालिक वो कोई दवाइयाँ भेज दें, आप मिनरल वाटर भेज दें, कोई साबुन भेज दें, कोई टेंट्स भेज दें। हमारे पास 20 दिन का वाफिर है राशन। ये मैं राजनपुर और तोनसे और आसपास के इलाके में आपको बात कर रहा हूँ। तो इस वक्त तो इनको ये चाहिए मेरे भाइयों को कि अपनी गवर्नमेंट को कह के ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करें कि हर ज़िले की नेट के ऊपर रोज़ डिमांड आ जाए, ताकि वो लोग वाफिर जो देने वाले लोग हैं, जो शहरों से जा के दूसरों से दे रहे हैं, उनको पता हो एग्जैक्टली कि हमने यहाँ क्या देना है। हमने कंबल देने हैं, हमने टेंट देने हैं, हमने मौसबल देनी है, हमने वो मोमबत्तियाँ उनको चाहिए, लाइट्स वहाँ पे बंद है, वो चारपाइयाँ वहाँ पे नहीं है। तो वो जो एक मिसमैनेजमेंट है उसके तहत हर कोई वो राशन के ट्रक उठा के जा रहा है। जहाँ पे राशन नहीं है वहाँ बिल्कुल भेजें, मगर इंतजामिया डिमांड जारी करे और वो डिमांड मुहैयर हज़रात तक पहुँचे। सही, टाइम ख़त्म हो रहा है शो का। मुझे आखिरी कमेंट लेना है फैसल करीम कुंडी साहब से। फैसल साहब, वैसे अगर इलेक्शन अपने मुकर्ररा तारीख पर हो जाते हैं तो आपके ख्याल में इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आप हुकूमती इत्तेहाद हैं कितनी नशिस्तें हासिल कर लेंगे, और इमरान खान की मकबूलियत के जो दावे हो रहे हैं वो किस हद तक दुरुस्त साबित होंगे सर, अगर ये इलेक्शन हो जाते हैं? देखिए, पहली बात तो है कि इलेक्शन अक्टूबर 2023 में होनी है, और उसमें देखें पॉलिटिकल पार्टीज ने नई सफबंदी करनी है। मैं ज़रूरी नहीं है कि ये पीडीएम और इत्तेहादी जमातें इकट्ठे इलेक्शन लड़ें या न लड़ें, जो भी है। कल जो है वो पीटीआई किसके साथ इत्तेहाद करती है, क्या उसकी एडजस्टमेंट होती है, ये कबर वक्त है। जब इत्तेहाद बनेंगे, नए इत्तेहाद बनेंगे, नई सफबंदी होगी, इलेक्शन होंगे, तो उस वक्त प्रेडिक्शन कर सकते हैं। आप आज प्रेडिक्शन 1 साल बाद की नहीं कर सकते। एक साल बाद पाकिस्तान क्या सिचुएशन होगी, पॉलिटिकल पार्टी की क्या सिचुएशन होगी, क्या चीज़ होगी, क्या चीज़ नहीं होगी। इस वक्त तो जो है ना 1 पॉइंट एजेंडा ये होना चाहिए कि फ्लड पे होना चाहिए। मैं आपकी तवज्जो से एक और लेना चाहूँगा कि हमें इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओस को मैं दावत देता हूँ कि वह पाकिस्तान में काम करें। बड़ी अनफॉर्चुनेट है जब पिछली हुकूमत थी PMLN की, और जो इनके इंटीरियर मिनिस्टर थे चौधरी निसार साहब, उन्होंने बहुत से एनजीओज, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के एनओसीज कैंसिल किए। उसके बाद पीटीआई की हुकूमत आई, जो बची कुछ कसर थी वो की। उनके एनओसीज जो है वो जो कैंसिल है उनको रिन्यू करना चाहिए और उनको भेजना चाहिए इलाकों में, ताकि मैं देखें 2010 में मेरे इलाकों में 30 एनजीओज काम कर रही थी, आज 2 भी नहीं कर रही हैं। अगर वो होती तो हम हुकूमत में भी लोड कम होता, लेकिन ये चीज़ें नहीं हुई और आज हम ये चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। लिहाजा हमें फोकस करना चाहिए फ्लड पे। पॉलिटिक्स हम कर लेंगे चंद अरसे बाद, जब मैदान लगेगा तो फिर सियासत भी कर लेंगे और तकरीरें भी कर लेंगे और इल्ज़ाम भी एक दूसरे पे लगा लेंगे। सही, ठीक है। निहाल हाशमी साहब, आपकी भी यही राय है सर? फाइनल कमेंट आपका? जी, मैं यही समझता हूं कि मैं जैसे पहले कहा था, मियां नवाज शरीफ साहब ने जैसे कहा है कि केप्ट असाइड पॉलिटिक्स, आए बैठे पाकिस्तान के लिए बात करें, दूसरों के लिए बात करें, सैलाब में जो लोग गुजरे हैं, और हम सबसे बात करने को तैयार हैं। हम हर किसी से बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खातिर खुदारा आ जाए, पाकिस्तान मजबूत होगा, पार्लिमानी निज़ाम ठीक होगा, जमहूरियत परवान चढ़ेगी। आप कल को वजीर आज़म बन जाए, जो इमरान खान साहब से भी बात करने के लिए तैयार हैं इस सूरत हाल में? हम देखिए, इमरान खान साहब आए और आकर के बात करें हमारे साथ, हम क्यों नहीं करेंगे? आप जाएं वज़ीर आज़म से बात करें जी, आप सबसे बात करने के लिए तैयार हैं। इसी नोट के ऊपर हर किसी से हम बात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शेख वक़ास अकरम साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, आपका भी बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी फिर, तब तक के लिए अपने मेज़बान फवाज़ ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने